वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनावी खबर है और वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां किस तरीके की गहमागहमी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीटों की संख्या पर फिलहाल आखिरी फैसला नहीं हो पाया है, यह फैसला लिया जा रहा है। यूपी में गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आ जा सकती है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई और उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी के 49 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं जिनका ऐलान जल्द हो सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च वो तारीख है जब पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है। फाइनल राउंड की हर स्ट्रैटेजी पर काम कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी मौजूद थे। अपना दल और निषाद पार्टी इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। बात आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो रहा है लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और बहुत जल्दी सीटों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे। हम लोगों की मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी मीटिंग है और आज हम लोगों की मीटिंग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, बंसल जी से। और बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई, उन्हें हम दे रखा कहा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जीत सकते हैं, उसे आज सर्वे में आ जाएगा। जिन कार्यकर्ता जीत सकते हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कितने सीटों पर मोटे तौर पर? लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज़्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जीतने के लिए जो सीटें जहाँ से हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं 7 साल से, वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने में दिक्कत नहीं है, वो दे रही है। अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अनुप्रिया पटेल जी हैं एनडीए की सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में। हम उनसे बात करते हैं, कितनी सीटें और मांग कर रही हैं, कहां बात रुकी? बात रुकी नहीं है, बात आगे बढ़ रही है। थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो रहा है लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और बहुत जल्दी सीटों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे। आपकी तरफ से कितनी सीटों की मांग रखी गई है? देखिए, मैं फिलहाल कोई आंकड़ा आपको नहीं बताऊंगी। हमारी बातचीत अभी जारी है। जो हमारा फाइनल आउटकम निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। अपना दल पहले से ज्यादा सीटें लड़ेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। किस तारीख तक अंतिम सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ तस्वीर भी साझा की। ट्वीट किया उन्होंने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए 300 पार। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने ये कहा उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार, यानी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से बातचीत फाइनल राउंड की हो चुकी है। साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीटों की संख्या कितनी होगी इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सस्पेंस इस लिहाज से है तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। अमित पांडे बीजेपी दफ्तर दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ लाइव है और अमित सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अमित पांडे का रुख कर रहे हैं। सियासी माहौल भले उत्तर प्रदेश में गर्म हो लेकिन सब कुछ तय हो रहा है दिल्ली में बैठकर, और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में कल ये साफ कर दिया गया हम साथ साथ हैं अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ।
देखिए, कल काफी देर तक इसी जगह पर दिल्ली मुख्यालय में बैठक हुई। बीजेपी और सहयोगी दलों में 3 दल हैं, बीजेपी और अपना दल, इसके अलावा निषाद पार्टी। ये साफ कर दिया गया कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि सीट समझौते का जो फॉर्मूला है उसकी घोषणा हो जाएगी। और कल ये जरूर कहा बीजेपी अध्यक्ष ने कि मिलकर साथ लड़ेंगी, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी इसकी फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। तो मतलब साफ है कि ये दोनों पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल है, ये ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। और अपना दल ने तो साफ कर दिया कि पिछली बार जो करीब 11 सीटों पर वह चुनाव लड़ी थी उससे ज्यादा की वो मांग कर रही है। तो अब ये देखना कि कितनी सीट उनको मिलती है। और एक फोटो, ये फोटो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रीमा, और इस वजह से बीजेपी ने साफ कर दिया कि एनडीए संयुक्त रूप से, सशक्त रूप से बीजेपी में यूपी में चुनाव से उतरेगी। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी सीधे लखनऊ। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूं कि दूसरा खेमा जो है, जब 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, जब वो समाजवादी पार्टी का रुख कर लिए, तो अब इस तरीके की कोशिश होने लगी कि अब तो संजय निषाद को भी इधर का रुख कर लेना चाहिए, अब तो अनुप्रिया पटेल को भी उस तरीके से मूव कर लेना चाहिए। लेकिन ये हुआ नहीं। कल की जो एक तस्वीर ट्वीट की गई, उसके जरिए संदेश दिया गया कि अभी के माहौल में पिछड़ों की राजनीति आगे बढ़ेगी और हम साथ साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कल हमने देखा अपर्णा यादव बीजेपी में ज्वाइन किया, और इसके अलावा हमें देखना होगा कि बीजेपी जब भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है या फिर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर करती है, तो उससे पहले वो सर्वे कराती है। तो जाहिर तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, और तो तमाम बागी विधायक ने, जब एक वो सर्वे हुआ उसमें मालूम चला कि इनका जनाधार गिरा हुआ है, इनका जनाधार खत्म होने के कगार पर है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी इनसे किनारा करना चाह रही थी, और जैसे ही इन नेताओं को मालूम चला, इन लोगों ने जाकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब दूसरी बात देखिए, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल, दो जगह, 2 महत्वपूर्ण इलाके जहां से अपना दल और निषाद पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो जाहिर तौर पे कौन से आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठाया है कि वो कौन सा उत्तर प्रदेश का जोन होगा जहां से ज्यादा सीटों की संख्या अपने सहयोगी दलों को बीजेपी देने वाली है। ये समीकरण हम अपने दर्शकों को बताएंगे। मैं फिर आप दोनों का रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 49 यानी 49 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हाथरस से अंजुला माहौर, सिकंदराबाद से वीरेंद्र राणा, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं एटा से विपिन वर्मा, डेविड और मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को मौका मिलेगा। महोबा से राकेश गोस्वामी और हमीरपुर से बाबूराम निषाद को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने जिन 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उनमें 44 ओबीसी, 19 में एससी और 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 21 नए चेहरों को मौका मिलेगा। अमित सिंह का मैं सीधे रुख करती हूं। अमित, ये जो हम अभी आंकड़ा बता रहे हैं और समीकरण जिस तरीके से अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि ये संभावित चेहरे हैं जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है, वो लिस्ट आएगा तो हम अपने दर्शकों को फिर उस तरीके से बताएंगे। लेकिन महिलाओं की संख्या, पिछड़ों की संख्या, निषाद जो है समाज, उसकी संख्या, ये संकेत दे रहा है कि ये जो 2nd और 3rd फेज का नाम अनाउंसमेंट होना है, उन्हीं में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। किसको कितनी सीटें मिली हैं, और अब देखिए निषाद पार्टी को कितनी टिकट दी जाती है, और निषाद पार्टी के उम्मीदवार क्या बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी एक सर्वे कराती है और सर्वे में देखती है कि कौन से सीट से कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, जनता किसे चाह रही है उस इलाके से, तो उसी को टिकट देती है, भले ही वो निषाद पार्टी का हो या बीजेपी का हो। और इसी वजह से जो है मंथन जो है लगातार बैठकर किया जाता है। दूसरी चीज देखिए, बीजेपी के पास वही घटक दल है जिनका जनाधार अभी है, जैसे अपना दल हो गया, निषाद पार्टी हो गया, हम पूर्वांचल और अवध दोनों इलाकों में देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसे कंपेयर करें समाजवादी पार्टी से, अगर हम कंपेयर करें तो देखें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। ऐसे दलों को भी समाजवादी पार्टी बुलाई जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा। जिस तरीके से तौकीर राजा के साथ अखिलेश यादव ने दीपावली से पहले मीटिंग की थी, ये तौकीर राजा ने दावा किया था, उसके बाद उसका नुकसान भी अखिलेश यादव को झेलना
पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चंद्रशेखर के साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद चंद्रशेखर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अखिलेश को डैमेज किया, तो बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती। बीजेपी केवल उन्हीं नेताओं के साथ बैठक करती है, गठबंधन करती है जिनका आधार होता है, और उसी आधार के बाद देखिए कहीं ना कहीं जो बातचीत है अपना दल और निषाद पार्टी के साथ वो काफ़ी सकारात्मक जा रहा है। और इसी वजह से जो कल तस्वीर निकल कर सामने आई जेपी नड्डा के साथ सहयोगी दलों के निषाद पार्टी और अनुप्रिया संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की, तो ये बहुत कुछ कहती है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए मैं आगे दर्शकों को ये भी समझाने वाली हूँ कि संजय निषाद को अगर 15 सीटें, तकरीबन 15 सीटें अगर बीजेपी दे रही है तो इसके पीछे मायने क्या है, मैं आप दोनों का रुख करूंगी। इससे पहले कल बीजेपी ने यूपी में 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और 30 नेताओं की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे टॉप पर है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस लिस्ट में 6 नंबर पर है। वहीं यूपी का होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। वजह आपको बखूबी मालूम है। और मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया गया। इससे बहुत कुछ संकेत मिल रहा है, लेकिन स्टार प्रचारकों में सबसे टॉप पर जो नाम है वो पीएम मोदी का है। हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अमित पांडे का। इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पांडे, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो आई है उसमें प्रधानमंत्री यकीनन टॉप पे हैं और वो बड़े चेहरा है और पता है चुनावी माहौल में उनके पहुंचने का या चुनावी प्रचारक होने के तौर पे जब वो पहुंचते हैं तो क्या असर होता है। लेकिन जिन जिन चेहरों को मौका नहीं मिला है, जिसमें मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी का नाम है और टेनी का नाम भी सामने आ रहा है, मतलब बीजेपी ने किनारा कर लिया। देखिए, अगर हम पूरी की पूरी लिस्ट देखें, इसमें पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जनरल वीके सिंह, इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम इसमें मौजूद है। तो ये तो साफ कर दिया पार्टी ने कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है और जैसा कि पिछले 7 सालों में पार्टी लड़ती आई और उसको खासी सफलता का भी उसको स्वाद चखना पड़ा है और इसी चेहरे की वजह से सफलता का जो मंत्र है, तो इस बार भी साफ कर दिया और डबल इंजन की सरकार का जो नारा है वो दिया जा रहा है। कल जेपी नड्डा ने भी यही बात बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। तब जहां तक नामों का और अन्य नामों को नहीं इसमें शामिल करने का सवाल है, तो यह भी साफ कर दिया पार्टी में किसी विवादित चेहरे को और या कोई ऐसा चेहरा जो कि पार्टी लाइन का अनुसरण नहीं करता है उसको इस लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे। तो एक ये लिस्ट है जो लोग हैं जो पार्टी के प्रखर चेहरे, जो पार्टी लाइन के मुताबिक चलते हैं और जिनका अपने अपने इलाकों में प्रभाव है और जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जाते हैं, उनकी लिस्ट यहां पर जारी की है और एक मजबूत टीम चुनाव में उतरेगी ये दिखाने की बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए कोशिश की है। रिमा, जाहिर सी बात है, यही वजह है कि राजनाथ सिंह का नाम भी 2nd नंबर पे है, 3rd नंबर पे अमित शाह है और ये दोनों बड़े चेहरे, ताल्लुक है राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश से, तो वो जब चुनावी माहौल में उतरेंगे तो अलग असर होगा। अमित शाह के बारे में आपको मालूम है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आ जा सकती है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर आज घोषणा की जा सकती है। वहीं आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होने वाली है। तो आज की सियासी बड़ी खबर जो है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और फोकस इस बीच उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पे भी है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी। एक चरण में ही वहां चुनाव होना है, 14 तारीख है वो, 14 फरवरी, और उस दिन चुनाव होना है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन से वो चेहरे होते हैं जिसको बीजेपी जिताऊ मानती है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच घटनाक्रम यानी हरीश रावत, माफ कीजिएगा, जो चेहरे हैं बड़े चेहरे और उनके दूसरे पार्टी में जाने का क्या असर होगा, ये हम आपको बताएंगे आगे। बहुत सारे नाम क्लियर हो गए हैं, लेकिन पार्टी स्ट्रेटेजिकली जो है दूसरी पार्टियों के निष्कर्षों को देखेगी और उसके बाद नाम घोषित कर देगी और ऐसे कैंडिडेटों को पार्टी इशारा भी कर देती है, आप जाओ काम करो। तो ये सब होता है। सीधे हम अमित पांडे का रुख करते हैं, इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हैं। अमित पांडे, उत्तराखंड पे फोकस किया जाना है बीजेपी की तरफ से और वो लिस्ट आनी है जिसमें तमाम जो चेहरे हैं वो अब इस बात के इंतजार में है कि क्या हमें टिकट मिला है या नहीं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी में भी खूब उठापटक हमने देखा। यही वजह है कि बार बार सीएम चेहरे बदलने पड़े और इस बदलाव के बाद अगर ये लिस्ट आती है तो किस तरीके से बीजेपी बैलेंस करेगी, वो समीकरण जरा हमारे दर्शकों को समझाइए।
देखिए 3 से 4 घंटे तक कल उत्तराखंड को लेकर बैठक चली और उत्तराखंड के जो सीएम है वो भी इस बैठक में शरीक हुए थे और जिसके बाद स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के भाई विजय रावत उनको भी शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मंथन चला है और उठापटक पिछले करीब 8 महीने से बीजेपी उत्तराखंड में थी और मुख्यमंत्रियों को बदलने का सिलसिला जारी था। अब इस बैठक के बाद इस लिस्ट के जरिए बीजेपी यही कोशिश कर रही है करेगी दिखाने की कि सब कुछ ठीक ठाक है, उम्मीदवारों को उनकी वरीयता के आधार पर टिकट दिया गया। पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ कर चुके कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब कि जो वरिष्ठ नेता है वह कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, कार्यकर्ताओं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त देश में कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं। 24 घंटे में 3,17,000 केस मिले हैं। 24 घंटे में 2,23,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अभी 19,24,000 एक्टिव केसेस की संख्या है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, देश में कोरोना के केस 3 लाख के पार। बहुत निश्चिंत होने की आपको जरूरत नहीं है। आंकड़े अभी भी हर दिन बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ेगी उस तरीके से आंकड़े भी बढ़ेंगे। और राहत की बात इस बीच बस यही है कि लोग हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आ रही है। बस इतनी सी राहत की बात है। रवि, क्या मैं ये ठीक हूं कि राहत की बात बस इतनी है कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आंकड़े जिस गति से बढ़ रहे हैं और इस बार तीसरी लहर का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा ये केस हैं अभी तक। 4,14,000 सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा पीक, एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए थे और ये तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो लेकिन एक बात जरूर है कि हॉस्पिटलाइजेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई। उसकी वजह है कि क्योंकि अभी तक साबित हुआ है कि माइल्ड है। लेकिन इसके साथ ही सरकार बार बार कह रही है कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। कभी भी माइल्ड से सीवियर हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में तमाम जो प्रिकॉशन है वो लगातार जारी रखने की जरूरत है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। 5 राज्य